साइंस 2 चैप्टर 3 लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। आज इसका तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के 3 पार्ट आपको इस साल स्टडी करने हैं। फर्स्ट है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और थर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो तीनों का हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें 2 जो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो कौन से टाइम पे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो या तो एक आंसर इन ब्रीफ का आ सकता है, एक 3 या 4 मार्क का, या फिर छोटे छोटे इसमें आ सकता है, कहीं फिलअप्स में, हाँ, या फिर कहीं पे ट्रू फॉल्स में हार्मोन का नाम और उसका प्रोसेस है वो ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं। तो ये अपने को करना है इस लेक्चर में। इस बार के साइंस में जो आप लोग के बीच में क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक के, जैसे डू यू नो, कैन यू रिकॉल या ट्राई दिस, ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग वाले चीज़ें हैं उसमें से ज़्यादा करके उन्होंने ओमिट कर दिया है, जो पोर्शन रिड्यूस किया उसमें। लेकिन इस चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के नीचे का जो सबसे पहले है कैन यू रिकॉल, वो ओमिटेड पोर्शन में नहीं है। उसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि उसके आंसर क्या होंगे। आप लोग को पढ़ना है, आपके पास डाइजेस्ट जो है उसमें से याद करो आप, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स FSH एंड LH। जो FSH है वो फीमेल में सीक्रेट होता है और जो LH होता है वो मेल में जाता है। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो FSH और LH है वो लोग क्या करते हैं, वो मेल और फीमेल के जो ऑर्गन हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनको गोनाड्स बोलते हैं। तो गोनाड्स को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसके फंक्शन को बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉम द गोनाड्स ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड विच आर एसेंशियल फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो गोनाड्स का मतलब मैंने बताया कि ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स। तो मेल में गैमेट प्रोड्यूस होता है, गैमेट माने स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर, तो मेल का गोनाड है टेस्टिस और फीमेल का गोनाड जो है वो है ओवरी, क्योंकि जो ओवम होता है, जो एग्स होते हैं, ओवम प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर। तो फ्रॉम द गोनाड्स ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड विच आर एसेंशियल फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन रिस्पेक्टिवली। दीज हार्मोन्स आर टेस्टोस्टेरोन secreted from testes in male and estrogen and progesterone secreted from the ovaries in female। तो मेल के जो टेस्टिस है उसमें से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और फीमेल के इससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मैस्कुलिनिटी एज वेल एज द स्पर्म प्रोडक्शन। तो जो लड़के जैसा दिखते हैं, जैसे मुँह छाना या फिर आवाज़ जो कड़क हो जाती है लड़कों की, वो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल में जो चेंजेस आते हैं, लड़कियों में जो चेंजेस आते हैं, वो जो 2 हार्मोन हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसकी वजह से चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी अकरिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो जब मेल और फीमेल, मतलब या जो बॉय और गर्ल हैं, जो बड़े हो जाते हैं, वो जो मैच्योर होने लगते हैं, तो उनके अंदर कौन से हार्मोन्स आते हैं जो उनकी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं। तो इसका आंसर इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था, यहाँ पे भी देख लो। टेस्टोस्टेरोन इन मेल बॉडी एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरिटी ऑनसेट चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी। तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से चेंजेस आते हैं और लड़कियों में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। थर्ड क्वेश्चन है, why has the government of India enacted
the law to fix the minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys. तो आप सब लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो याद मतलब पता कर लो कि जो लड़कियां हैं उनकी जो शादी की उम्र है वो 18 ईयर्स है और लड़कों के केस में ये 21 ईयर्स है. तो ये क्यों है? तो वो इसलिए है कि द फुल ग्रोथ ऑफ फीमेल बॉडी इज नॉट कंप्लीटेड till age of 18. Till 18 years of age, the physical and emotional maturity is not attained, therefore she is not suitable for marriage. Sexual relationship and pregnancy. Similarly, boy attain complete growth only by age of 21. तो 18 years तक होने के बाद 18 ईयर्स जब लड़कियां हो जाती तो उनकी बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो कंप्लीट हो जाता है एक हिसाब से. तो वो प्रेगनेंसी के लिए, मैरिज के लिए वो रेडी, मतलब उनकी बॉडी जो होती है वो रेडी हो जाती है. बॉयज़ में ये जो ग्रोथ है वो 21 ईयर्स तक चलता है. तो इसीलिए जो लॉ के हिसाब से लड़कियों की शादी की मिनिमम एज है 18 से नीचे जिस शादी इलीगल है, वैसे लड़कों में 21 से की कम उम्र में लड़कों की शादी इलीगल है. Therefore, to keep individuals their progeny safe and healthy, the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage as 18 in girls and 21 is in boys. तो अगर समझो लड़की 18 ईयर्स है, उसका तो मदरहुड होता है उसका, तो वो कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए. तो 18 ईयर्स से नीचे की जो लड़की है वो उसकी बॉडी फुली डेवलप्ड नहीं है, तो अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम बेबी को भी प्रॉब्लम होती है और जो मदर होगी उसको भी प्रॉब्लम होगी. तो वैसा ना हो. और लड़का भी जो है, बॉय है, वो 21 तक उसकी फुल मैच्योरिटी नहीं है, उसकी बॉडी फुल्ली मैच्योर्ड नहीं है. तो इसलिए ये जो एज है 21 और 18 फिक्स किया गया है. अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21 ओपन कर लो. वहाँ पे कैन यू रिकॉल के नीचे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. We have studied in the chapter of heredity and variation that men have XY sex chromosomes and women have XX sex chromosome. Reproductive system with specific organs develops in the body of men and women due to these sex chromosomes only. X chromosome is present in men and women, whereas Y chromosome is present in men only. Now we shall study the structure and function of human reproductive system. तो आप लोग 9th में भी हमने एक पढ़ा था कि जो लड़की या लड़का होता है, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फादर रिस्पॉन्सिबल होता है. क्योंकि हमने देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है. तो उसमें से 22 पेयर्स जो है उसको ऑटोसोम बोलते हैं. वो जो हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब डिसाइड करते हैं. हमारे बॉडी का हाइट कितनी होगी, कलर क्या होगा, और अगर कोई जो डिजीजेस वगैरह जो भी है वो सब जो हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होता है वो सब ऑटोसोम से होता है. बाकी जो एक पेयर है, मतलब 22 तो ऑटोसोम हो गए, लास्ट वाला जो एक पेयर है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम में जो बॉयज़ होते हैं उनमें होता है 22 प्लस XY. तो जो लास्ट वाला पेयर है, पेयर मतलब होता है 2, तो 2 में से एक होता है X क्रोमोसोम, एक होता है Y क्रोमोसोम. जबकि लड़कियों में 22 जो ऑटोसोम है वो तो रहता ही है, जो उनका सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों जो पेयर है उसमें पहला भी X है और सेकंड भी X है. तो बॉय में है 22 प्लस XY और गर्ल में है 22 प्लस XX. तो जब आपको पता ही है कि जब बॉय का जो Y क्रोमोसोम है अगर वो जाएगा और गर्ल का X क्रोमोसोम जब मेट होगा, दोनों का जब फ्यूजन होगा, तब 22 प्लस XY होगा, तब बॉय होगा. और जब बॉय का X है तो गर्ल में ऑब्वियसली दोनों क्रोमोसोम X है, तो बॉय का X और गर्ल का X जब मिलेंगे तब 22 प्लस XX होगा, तब बेबी गर्ल पैदा होगी. तो अभी हम लोग ये हमको तो पता है कि मेल रिस्पॉन्सिबल है. ये क्वेश्चन आप लोग को आता है एग्जाम में, जबकि इसी के पेज नंबर 30 पे डिस्क्रिप्शन है, उसको ऑफिशियली तो ओमिट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. तो फिल इन द ब्लैंक वगैरह में पूछ सकते हैं कि मेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं. तो 22 प्लस XY मेल में है. पेयर वाइज देखें तो आप
और फीमेल में 22 पेयर प्लस XX। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं और अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं और डक्ट्स होते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो टेस्टिस जो होते हैं हम ह्यूमन बॉडी के बाहर, एक स्क्रोटम मीन्स होता है पाउच ऑफ स्किन, स्किन की एक थैली जैसी होती है, उसके अंदर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मतलब होता है ऐसे ट्यूबल्स जहाँ पे सीमन प्रोड्यूस होता है। Germinal epithelium present in the tubules divided by meiosis to produce sperms। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, आप उसके अंदर मतलब टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूबल का जो जर्मिनल एपिथेलियल उसमें प्रेजेंट होता है जर्मिनल एपिथेलियल। तो जर्मिनल एपिथेलियल मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसके वॉल पे बहुत सारे ट्यूबल्स होते हैं, वो मियोसिस के प्रोसेस से डिवाइड होते हैं और डिवाइड होके वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। तो इतना समझ में आया आपको कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में, स्क्रोटम होता है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो जर्मिनल एपिथेलियल है मतलब उसके वॉल हैं, वहाँ पे डिवीजन होता है मेयोसिस के थ्रू और स्पर्म प्रोड्यूस होता है। दोज स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स। अलग अलग ट्यूब्यूल्स से वो जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे, ट्यूब्यूल्स मतलब पाइप की जैसे, तो पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है उससे आगे भेजा जाता है, कैरी आगे फॉरवर्ड किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल्स इज एज रेटेड टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के बाद, टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ उसके बाद होता है वॉस एफरेंस। वॉस एफरेंस यहाँ पे डायग्राम में लिखा नहीं है, लेकिन वॉस एफरेंस होता है नंबर ऑफ स्मॉल डक्ट्स दैट कैरी सीमन फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे। तो टेस्टिस के अंदर या जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे बहुत सारे होते हैं वासा एफरेंस। वासा एफरेंस वो एपिडिडाइमस को भेजता है स्पर्म। फिर एपिडिडाइमस के बाद एपिडिडाइमस से आगे फॉरवर्ड होता है वासा डिफरेंस। अब डायग्राम में देखो तो जो बड़ा सा पाइप है वो वासा डिफरेंस है। वहाँ से जाने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट होता है। इजैकुलेटरी डक्ट देखो आप यूरिनरी ब्लैडर के नीचे हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म चला जाता है, सीमन जाता है। एज द स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट टू नेक्स्ट दे बिकम मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। तो जो स्पर्म होता है वो जैसे जैसे आगे पुश किया जाता है, मतलब टेस्टिस से प्रोड्यूस होने के बाद जैसे जैसे वो आगे जाता है वो मैच्योर होते जाता है, मतलब वो अच्छा होते जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाती है और वो ओवम को फर्टिलाइज करने जैसा हो जाता है। मतलब कि अगर वुमन के ओवम के कांटेक्ट में आएगा तो उसको फर्टिलाइज कर देगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 29 पे आ जाओ। सेमाइनल वेसिकल्स सेक्रेट देयर secretion in ejaculatory ducts, whereas prostate glands and Cowper's glands secrete their secretions in the urogenital ducts। तो डायग्राम में देखो सेमाइनल वेसिकल्स है वो दिख रहे हैं। वो लोग का जो सिक्रेशन है वो इजैकुलेटरी डक्ट में अपना सिक्रेशन देते हैं, मतलब कुछ चीज़ें निकलती है वहाँ से और इजैकुलेटरी डक्ट में चले जाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में ऑलरेडी स्पर्म पहुँचा हुआ है, स्पर्म है वहाँ पे, सीमन है वहाँ पे। वेरेस प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड सीक्रेट देयर सिक्रेशन इन यूरियोजेनिटल डक्ट्स। अब यूरियोजेनिटल डक्ट्स देखो, ये जो पाइप है नीचे की तरफ आई हुई है उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब यूरिन और स्पर्म दोनों वहाँ से पास होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड दोनों अपना जो सीक्रेशन है, जो चीज़ें उनमें से निकलती वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में आते हैं।
सीमेन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स। तो जो सीमन होता है मेल का, वो टेस्टीज में जो सीमन प्रोड्यूस हुआ है, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है वो, और ये जो अलग अलग टाइप के सिक्रेशन है जो अलग अलग ग्लैंड से या अलग अलग जगहों से, जैसे सेमाइनल वेसिकल्स से कुछ है, या फिर कुछ कॉपर ग्लैंड से आया हुआ है, हाँ, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से जो चीज़ें आई हुई है, वो सब सिक्रेशन मिल के जो चीज़ बनता है वो होता है सीमन। सीमन इज एजुकुलेटेड आउट थ्रू पेनिस। तो पेनिस जो होता है मेल में, उससे बाहर निकलता है सीमन। All the organs of male reproductive systems are paired except urinogenital ducts, penis and scrotum। तो scrotum और penis या penis दोनों उसका प्रोनाउंसिएशन है, और यूरिनोजेनिटल डक्ट, इन तीनों के अलावा बाकी चीज़ें जो हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो पेयर्ड है, मतलब दो दो हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है, डायग्राम में लेबलिंग अच्छे से याद रखना है कि कौन सी चीज़ का है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कई बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इसमें से ना इसका प्रोसेस आप समझोगे तो इजी है प्रोसेस, डायग्राम को देखते हुए जाना कि पहले कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो वो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 29 पे एक बॉक्स है सरप्राइजिंग फैक्ट्स। वो एज पर आपका जो सिलेबस है नया उसमें ओमिटेड में है, लेकिन आप ये पढ़ लो। तो वो है लेंथ ऑफ ईच एपिडिडर्मिस इज अबाउट 6 मीटर। तो एपिडिडर्मिस जो है दोनों साइड एक एक एपिडिडर्मिस, जो दोनों साइड हैं एपिडिडर्मिस, तो उनके जो लेंथ है ना वो 6 मीटर होती है। और हम लोग अपनी हाइट देखें तो हमारी हाइट, जैसे अगर हमारी हाइट भी 2 मीटर भी हाइट नहीं है हमारी, हाँ 1.7 मीटर होगी या 1.65 इतना मीटर है, लेकिन जो एपिडिडर्मिस है उसकी अकेले की हाइट 6 मीटर, मतलब अंदर कॉइल्ड होगा, पूरा पतला है और कॉइल्ड एकदम उसमें। फिर लेंथ ऑफ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर, और स्पर्म की जो लेंथ होती है वो 60 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। Such a small sperm has to cross the distance of approximately 6.5 meters while passing out of male reproductive system। तो स्पर्म को टेस्टिस से निकल के पेनिस से बाहर निकलने में तक नियरली 6.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है। Sperm need large amount of energy for this purpose. Fructose is present in the semen। तो सीमन को वहाँ तक बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इसको 6.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, जबकि उसकी खुद की जो उसका लेंथ है वो 60 माइक्रोमीटर है, मतलब बहुत छोटा है, मतलब 1 मिलीमीटर से भी छोटा है, माइक्रोमीटर है वो। तो इतने बड़े लेंथ को कवर करने के लिए उसको बहुत एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको मिलती है फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज होता है सीमन के अंदर। हम लोग को पता है कि फ्रक्टोज भी वो एक टाइप का ग्लूकोज है, मतलब एक टाइप का शुगर है, ग्लूकोज नहीं शुगर है, ग्लूकोज भी शुगर है, फ्रक्टोज भी शुगर है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है ह्यूमन में, तो इसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है और इसका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम देख लो आप, ओवरीज होते हैं, यूट्रस है, वजाइना है, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। तो ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल मतलब हमारा पेट, हमारी जो कैविटी है मतलब मेन बॉडी की कैविटी अंदर है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बाहर था, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर साइड में। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूटरस एंड अ वजाइना। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो पेयर ऑफ ओवरी है, मतलब 2 ओवरी हैं, और पेयर ऑफ ओविडक्ट हैं, 2 ओविडक्ट हैं, और सिंगल यूट्रस, 1 यूट्रस है और 1 वजाइना है। बिसाइड अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये भी जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी पेयर में है, वो भी 2 है। जनरली एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। तो हर महीने ओवरी से 1 ओवम बाहर आता है, ठीक है। और हर जो ओवम है अल्टरनेट, मतलब अगर समझो लेफ्ट ओवरी से इस महीने आया तो अगले महीने राइट ओवरी से आएगा, फिर लेफ्ट राइट, तो अल्टरनेट ओवरी से हर महीने 1-1 ओवम बाहर आता है। फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक।
जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट का जो एंड है, फ्री एंड, आप देखो यहाँ पे डायग्राम में भी वो फनल के जैसे है। हाँ, एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, और उसके सेंटर में ओपनिंग होता है, जगह होती है, ओपन होल होता है जाने के लिए। ओसाइट एंटर द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग, और उसी ओपनिंग से जो ओवरी के अंदर ओसाइट है या ओवम है वो वहाँ से बाहर निकल के ओविडक्ट में आ जाता है। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन inner surface of oviduct. These cilia push the oocyte towards uterus. तो जो ओविडक्ट है उसके इनर सरफेस, अंदर के सरफेस में सीलिया है, तो सीलिया का काम क्या है, वो पुश करता है ओवम को, ओसाइट को पुश करता है, और ओसाइट आता है यूटरस में। तो ये यहाँ तक आ गया ओसाइट। गैमेट फॉर्मेशन, अब गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं? बोथ गैमेट्स, अब हमको पता है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, तो यानी दो गैमेट होते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन होता है। बोथ गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, तो मियोटिक डिवीजन से स्पर्म फॉर्म होता है और ओवम भी फॉर्म होता है। Sperms are produced in testes of men from the beginning of maturation, puberty till death. तो जो sperm है ना वो जब बॉयज़ मैच्योर हो जाते हैं, जब उनकी मैच्योरिटी होती, पुबर्टी होती है, पुबर्टी एज मतलब 14-15 साल या 16 साल, तब से लेके उनके डेथ तक, मतलब वो बूढ़े होने तक या मतलब डेथ तक वो प्रोड्यूस होते रहते हैं स्पर्म। हाउएवर इन केस ऑफ वुमेन at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocyte in ovary of female fetus. जो लड़की होती है उसके बर्थ से ही, जन्म से ही उसके पेट के अंदर, पेट नहीं, उसके ओवरी के अंदर, फीमेल फीटस के अंदर ही 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocytes होते हैं। मतलब 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो 2 मिलियन मतलब होता है 20 to 40 lakhs होते हैं oocytes। An oocyte matures and it released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause. तो जब लड़की का मैच्योरिटी का एज आता है, जब प्यूबर्टी का एज आता है, तब से लेके 40 मेनोपॉज होता है, एक टर्म है, अराउंड 45 या 50 की एज में वो हर वुमन को फेस करना पड़ता है उससे। तो उस टाइम पे हर महीने, मतलब फ्रॉम टाइम ऑफ मैच्योरिटी टू द मेनोपॉज, मैच्योरिटी से मेनोपॉज के बीच में हर महीने एक एक मैच्योर oocyte ओवरी से रिलीज होता है और यूट्रस तक आता है। मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बंद होने वाला रहता है या जब उसका फंक्शनिंग कम होते रहता है, बंद होने रहता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। At the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stops or become irregular. This causes the menopause. तो जब विमेन की एज 40 to 45 हो जाती है, तब जो हार्मोन्स, हमने आपको रिकॉल वाला क्वेश्चन जो 3 था उसमें पूछा था ना कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो जो फीमेल के हार्मोन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं प्रोड्यूस होना, या फिर इरेगुलर हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हार्मोन आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इस इरेगुलरिटी या स्टॉपेज की वजह से क्या होता है, मेनोपॉज हो जाता है उसका। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। तो हमने अब तक देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, उनका यूनियन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट है ओवम, दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट जो फॉर्म होता है, तो इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल प्रोसेस है, वो अंदर होता है। सीमन इज एजुकेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो मेल और फीमेल का जब यूनियन होता है, कॉपुलेशन होता है, तो उस टाइम पे जो
सीमन है वो एजुकुलेट होता है वजाइना के अंदर. स्पर्म इन द numbers of few million start their journey by route of vagina, uterus, oviduct. One of those few million sperm fertilize the only ovum present in the oviduct. तो स्पर्म जो होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर आते हैं उसमें, और फिर उनकी जर्नी स्टार्ट होती है जो वजाइना से अंदर आते हैं, उसके बाद यूट्रस, ओविडक्ट तक जाते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं और उसमें से कोई एक स्पर्म जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म होता है वो ओवम जो ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, उससे मिल जाता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है. फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू मेनोपॉज, अब फ्रॉम 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years an ovum is released every month from the ovary. तो लड़कियों का जो प्यूबर्टी का एज होता है कभी कभी 10 हो जाता है, मतलब बहुत अर्ली प्यूबर्टी होती है तो 10 होता है, या फिर 17 तक तो सारी लड़कियों का प्यूबर्टी का एज आ जाता है. तो उस एज तक उस एज से 10 to 17 से लेके 45 to 50 एज तक एन ओवम इज रिलीज्ड एवरी मंथ फ्रॉम ओवरी. ओवरी से हर महीने एक ओवम रिलीज होता है. दैट इज आउट ऑफ 2 to 4 million ओवा अप्रॉक्सीमेटली ओनली 400 oocytes आर रिलीज्ड अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज. तो लड़की के बर्थ से ही जो गर्ल चाइल्ड है उसके बर्थ के टाइम पे 20 लाख से 40 लाख उसके अंदर ओवा होता है, जो कि उसके पूरे एंटायर लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है मतलब 10 to 17 से लेके 45 to 50 तक ओनली 400 oocytes आर रिलीज्ड अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज. रिमेनिंग oocytes अंडरगो डीजनरेशन. तो बाकी जो oocyte बच जाते हैं जो रिलीज नहीं होते वो डीजनरेशन होता है, मतलब टाइम के साथ वो डीजनरेट हो जाते हैं. अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है डेवलपमेंट एंड बर्थ. तो अब तक हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट undergoes repeated mitotic division and embryo is formed. तो जो जाइगोट फॉर्म होता है मेल और फीमेल गैमेट की यूनियन के बाद तो वो माइटोटिक डिवीजन में जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है. मीनवाइल इट इज पुश टुवर्ड्स यूटरस. वंस इट रीचेज द यूटरस it is implanted and further development occurs after implantation. तो वो जो जाइगोट थे, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ओविडक्ट के अंदर, हाँ, लेकिन ओविडक्ट में जैसे ही वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है तो एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद ओविडक्ट से पुश कर करके वो आ जाता है यूटरस में. तो यूटरस में आने के बाद वंस इट रीचेज द यूटरस इट इज़ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन. तो यूट्रस में आने के बाद जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है. एन ऑर्गन कॉल्ड एज प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग ग्रोथ इन यूट्रस. तो यूट्रस में प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है, वहाँ से क्या होता है, वो फूड सप्लाई देता है उससे. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कम्प्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो वहाँ पे यूट्रस में एम्ब्रियो है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है और उसको जो प्लेसेंटा से उसको फूड मिल रहा है और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो मदर और बेबी का जो बेली है वहाँ से एक दूसरे कनेक्टेड रहता है, वहाँ से उसको फूड मिलता रहता है. वो यूट्रस में ही रहता है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है 9 month में, अप्रॉक्सीमेटली 9 month में, और उसके बाद बेबी का डिलीवरी हो जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. अब आप पेज नंबर 30 पे आ जाओ. वहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं ऊपर, उसमें से जो डू यू नो वाला बॉक्स है वो ओमिटेड पोर्शन में है, तब भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे पीछे हमने 2-3 चीज़ें पढ़ ली है. और उसके ऊपर का बॉक्स है वो आ सकता है, मतलब उसमें से कुछ अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा तो ऊपर के बॉक्स में है oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old. Their ability of division has been diminished till now. तो हमने देखा था कि oocytes जो होते हैं वो लड़कियों में बाय बर्थ होते हैं
20 से 40 लाख तक ओसाइड्स होते हैं, मतलब 2 to 4 मिलियंस होते हैं ओसाइड्स। उसमें से एक हर महीने मैच्योर होकर बाहर आता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब वुमन का मेनोपॉज की उम्र आ जाती है, यानी 40 to 45 ईयर्स, तब उनका जो सेल डिवीज़न जो है वो डिमिनिश्ड होने लगता है। वो जो प्रॉपर्टी है, मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ड्यू टू दिस दे कांट कंप्लीट मेयोटिक डिवीज़न प्रॉपरली। तो ओसाइड्स का मेयोटिक डिवीज़न ठीक से नहीं हो पाता है। अगर ऐसे टाइम पे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती, मतलब बड़े उम्र में, हाँ, मतलब 40 से 45 साल में, इन सच ओसाइड्स if such oocytes are fertilized, the newborn produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome। तो उसका ठीक से मियोटिक डिवीज़न नहीं हो सकता, इसलिए क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम। 9th में हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें थी कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ थी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने पे क्या होता है और कम क्रोमोसोम होने पे क्या होता है। तो उस टाइप में सबसे एक हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जैसे एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। और सेकेंड बॉक्स है उसके नीचे, डू यू नो। तो द क्रोमोसोम नंबर इन, ये भी है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। वो हम इसी चैप्टर में आगे भी हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल प्रोड्यूस्ड द गैमेट्स आर डिप्लॉयड, दैट इज 2n। It includes 22 pairs of autosome and 1 pair of sex chromosome, that is 44 plus XX और 44 प्लस XY। तो हमारे इसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम होते हैं, मतलब 44 ऑटोसोम होते हैं। पेयर मतलब 2, तो 22 पेयर मतलब 44, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। तो 44 प्लस XX मतलब फीमेल और 44 प्लस XY मतलब मेल। These germ cells divides by meiosis. Due to this, gamete contain only haploid. Haploid हमने पढ़ा था कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 22 प्लस X और 22 प्लस Y। तब जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब ये डिविजन हो जाता है, तो जो मेल का होता है वो 22 प्लस X या 22 प्लस Y होगा, क्योंकि उसके अंदर XY दोनों क्रोमोसोम है। और वेरस फीमेल में हमेशा होगा 22 प्लस X दोनों कंडीशन में, क्योंकि उसके पास 22 पेयर है, मतलब 44 प्लस XX है। तो उसका जो हाफ होगा वो होगा 22 प्लस X। द 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। मेल में देखो, मेल में 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, एक है 22 प्लस X और 22 प्लस Y। वेरस oocyte आर प्रोड्यूस्ड ऑफ ओनली 1 टाइप। फीमेल का जो oocyte है वो एक ही टाइप का होगा, वो होगा 22 प्लस X। Both sperm and oocyte are produced by meiosis. In case of sperm, process of meiotic division is completed before sperm leave male reproductive tract. However, in case of oocyte, produced of meiotic division complete after ovulation during fertilization in the oviduct. तो मेल में जो meiosis है, जो डिविशन होता है सेल का, वो पहले हो जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर आने तक स्पर्म के, तब तक वो डिवीजन हो चुका रहता है। और फीमेल में वो आफ्टर ओवुलेशन होता है, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो डिवीजन होता है। तो इसलिए पेज नंबर 31 पे एक बॉक्स है ऊपर छोटा सा, ऑलवेज रिमेंबर, उसी से रिलेटेड है। तो देयरफॉर द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव बॉय और अ गर्ल चाइल्ड। तो इसलिए लड़की होगी या लड़का होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है मैन। ड्यूरिंग zygote formation, man contributes either X or Y chromosome to the next generation, but female transfer only X sex chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosome comes from male, the child will be a girl, and if Y chromosome comes, then child will be a boy. Thinking of this, it is right to consider the mother responsible for girl child? No. तो क्या पहले कैसा होता था कि बहुत सारे राजा रहते थे, उनको अगर लड़के नहीं हो रहे तो वो दूसरी शादी कर लेते थे, दूसरी रानी लेके आते थे। तो उनको लगता था उस रानी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है इसलिए लड़कियां हो रही, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वो लड़का हो या लड़की हो, वो उसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल है। वी ऑल मस्ट टेक एफर्ट टू स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड। तो फीमेल फीटस जो होते हैं
उसको बीच में पहले क्या करते थे लोग, लड़के चाहने के चक्कर में लड़कियां जब आती थी उसको भ्रूण हत्या करते हैं। हाँ, मतलब उस बच्ची को मार डालते थे पैदा होने से पहले ही, क्योंकि सोनोग्राफी स्कैन करते हैं तो उसमें पता चल जाता है। तो आजकल तो सोनोग्राफी स्कैन जब करते हैं तो वो बैन है। जो सोनोग्राफी सेंटर होते हैं वहाँ पे लिखा है कि भ्रूण हत्या यहाँ पे नहीं सॉरी, भ्रूण परीक्षण, लिंग परीक्षण नहीं करते यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जेंडर कौन सा है वो नहीं बताते हैं। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि मैन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चाइल्ड इज़ बॉय और अ गर्ल। तो इसका साइंटिफिक रीज़न लिखने को आता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंगे तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो अब जो सेकंड लेक्चर, मतलब इस चैप्टर का चौथा लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन तो हैं लेबल डायग्राम बनाने के लिए। स्केच द लेबल डायग्राम्स ऑफ फर्स्ट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों हम कर चुके हैं, तो वो करना है आपको। तीसरा है गिव साइंटिफिक रीज़न, जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है हार्मोन्स रिलेटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गिव नेम्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके नाम लिखो। और फिफ्थ क्वेश्चन है हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हो गए आप आज के आपके 5 सवाल, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।